भाई भगवान के लिए मुझे मत बेचो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं लगातार रोते हुए अपने भाई के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर साफ दिख रहा था कि मेरे रोने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मीनाक्षी, अब मैं तुम्हारी आवाज़ न सुनूं। ये फालतू का तमाशा बंद करो, ठीक है? नहीं बेचता तुम्हें तो फिर मुझे जो पैसे चाहिए वो तुम दे दो। भाई मैं कहाँ से दूँ आपको पैसे? आपके सामने अभी भी मेरा बीए पूरा हुआ है, मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं लगी अभी। तो ठीक है ना, शादी तो वैसे भी करनी है तुम्हारी, बस तुम्हें बेच दूंगा और अपना कर्जा उतार लूँगा। समझ रही हो मेरी बात? और ख़बरदार तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की। भाई गुस्से से कहते हुए वहाँ से चले गए। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरे पास तो कोई ऐसी शरण भी नहीं थी जहाँ जाकर खुद को बचा सकूँ। आंगन में भाभी खड़ी थी। मैं भागकर उनके पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। भाभी, भगवान के लिए मुझे बचा लें, भाई मुझे बेच देंगे। वो कभी ऐसे नहीं थे, उन्हें क्या हो गया है? अपनी बहन को बेचने की बात कर रहे हैं, मैं बोलती जा रही थी और भाभी आराम से मेरी बात सुनने के बाद बोली, मीनाक्षी, ये तुम दोनों भाई बहन के बीच की बात है, तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने। मैं क्या कर सकती हूँ? और अच्छा यही है कि मुझे इस मामले से दूर रखो। ये कहकर वो जाने लगी तो मैंने उनकी कलाई पकड़ ली। भाभी प्लीज़ मेरी मदद करें, भाई आपकी बात ज़रूर मान जाएंगे। मीनाक्षी, तुम्हारे भाई तो मान जाएंगे, मगर ये बताओ वो अपना कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? 3 दिनों से वो परेशान है, इधर उधर फिर रहे हैं। और वैसे भी वो तुम्हें किसी बाजार में नहीं बेच रहा है, तुम्हारी शादी कर रहा है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई के लिए आसानी हो? तुम्हारा घर भी बसेगा और भाई का कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन भाभी, मुझे भी पढ़ना है, मुझे एमए करना है। मीनाक्षी, तुम्हें जो करना है वो अपने पति के घर जाकर करना। तुम्हारा पति बहुत अमीर है। अब प्लीज़ मुझे तंग ना करो, अपने भाई को मना लो, अगर वो मान जाए तो ठीक है। भाभी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि मैं दोबारा ये बातें शुरू ना कर दूं। मेरे दिल को एक धचका सा लगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं अपना आखिरी पेपर देकर आई थी, कितनी खुश थी कि अब एमए भी करूँगी, मगर ज़िंदगी ने मेरे लिए सब सोचा था इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो देखा पड़ोसन दीवार से झाँक रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के समय दूसरों के घरों में झाँकती थी, मगर मैं खामोश रही क्योंकि जानती थी कि अगर कुछ बोली तो सारा गुस्सा उसी पर निकाल दूंगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी माँ और पिताजी का देहांत हो चुका था, सिर्फ भाई ही थे जिन्होंने मुझे पाला। जब माता पिता का देहांत हुआ तब भाई की शादी हो चुकी थी। मैं उस समय काफ़ी छोटी थी। भाई ने मुझे अपनी संतान की तरह पाला, मगर आज वो मुझे बेचने की बात कर रहा था। ये सब कुछ समझना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। पूरी शाम ऐसी दुख में रही। भाई आए तो मैंने दोबारा बात करने की कोशिश की। वो गुस्से से बोले, मीनाक्षी, अब ये बात दोबारा मत छेड़ना, कल तुम्हारी विदाई है। ये सोचने के बजाय कि मुझे मनाओ, ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा नसीब अच्छा हो। हम तुम्हारी शादी ही कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा नहीं है कि इससे हमें भी फ़ायदा हो? आखिर तुम्हें पाला पोसा है, तुम पर खर्चा किया है। मैं चुप करके कमरे में गई। सोच रही थी, भाई तो बहनों को दहेज देकर विदा करते हैं, इस तरह उन्हें बेचते तो नहीं हैं। अभी मुझे नींद आ रही थी जब भाई और भाभी के कमरे से लड़ने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर निकली तो मैंने सुना, ये कौन से कर्जे हैं जो तुम्हें चुकाने हैं और मुझे उनके बारे में पता तक नहीं? भाभी गुस्से से पूछ रही थी। भाई ने गुस्से से जवाब दिया, जो भी कर्जे हैं कल मीनाक्षी की विदाई के बाद मैं बता दूंगा, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। उसी समय भाई कमरे से निकले और आंगन में मुझे खड़ा देखा। वो कुछ कहने को रुके, फिर सर झटक कर मेरे पास से गुजर गए। उनका ये व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ गया। मैं उनके कमरे में गई तो देखा भाभी बिस्तर पर सर पकड़े बैठी थी। मैंने दरवाज़ा बजाया, वह चौंकी, फिर पल भर में उनके चेहरे के भाव बदल गए। क्या बात है मीनाक्षी, कोई काम था? नहीं भाभी, बस आप और भाई लड़ रहे थे तो मैं। मीनाक्षी, मैं ज़्यादा बातें नहीं पूछूंगी, सिर्फ इतना बताओ, जब तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच लड़ाई हो रही थी तो क्या मैंने हस्तक्षेप किया? मैंने तुम दोनों के बीच कोई बात की? नहीं भाभी, मैं ही आपके पास आई थी। फिर तुम क्या सोचकर हमारी लड़ाई में कूद पड़ी हो? वो इतना गुस्से से देख रही थी कि मैं शर्मिंदा हो गई। वो आप मेरी वजह से लड़ रही थी? मीनाक्षी, इस समय मुझे तुमसे या किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरे कमरे से चली जाओ, भाभी ने बड़ी सख्ती से कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी कठोर भी हो सकती हैं। मुझे उनके साथ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था और उन्होंने कभी ना ज़्यादा प्यार दिखाया ना ज़्यादा सख्ती, हमेशा न बेतुले अंदाज में बात की। मैं शर्मिंदा होकर वापस अपने कमरे में चली गई। पूरी रात हम तीनों ने जागकर गुजारी। आधी रात में मुझे बेचैनी होने लगी। पहले तो मैं कमरे में चक्कर लगाती रही, फिर जब घबराहट बढ़ने लगी तो बाहर निकल आई। आंगन में देखा
भाभी चारपाई पर लेटी हुई थी, शायद सो भी रही थी। मैंने उन्हें तंग करना सही न समझा और अपने कमरे में वापस आकर लेट गई। सुबह मेरी आँख एक शोर से खुली। लगभग 4 बजे मुझे नींद आई थी। अब आँख खुली तो काफ़ी शोर था। घबराकर बाहर निकली तो देखा मोहल्ले की औरतें हमारे घर में बैठी थीं, आपस में बातें कर रही थीं। ये दृश्य मेरे लिए बहुत अजीब था। ऐसा पहले सिर्फ एक बार हुआ था, जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ था। मुझे देखकर वो सब खामोश हो गईं और एक दूसरे को आंखों से इशारे करने लगीं। मैं देख तो सकती थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो सब ने रास्ता छोड़ दिया और वो रास्ता भाई के कमरे की तरफ जा रहा था। अचानक मेरे दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने तेज कदम उठा और जैसे ही कमरे में गई तो सामने का दृश्य बहुत डरावना था। मेरे भाई आड़े तिरछे बिस्तर पर पड़े थे और उनके शरीर से खून निकलकर बिस्तर के साथ चिपक चुका था, जबकि भाभी बिस्तर के किनारे बैठी लगातार रो रही थी। भाई, मैं चीखती हुई उनके पास जाने लगी तो एक औरत ने मुझे रोक लिया। जैसे ही भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी, वो अपना सीना पीटते हुए चीखें मारने लगी। इसी ने मारा है, आ गई मेरे पति के कातिल। यही है जिसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है। कोई पुलिस को बुलाओ, इसी ने जान ली है मेरे पति की। वो बार बार यही कह रही थी। मैं हक्का बक्का आसपास खड़ी औरतों को देख रही थी और नहीं मैं सिर हिला रही थी। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मगर वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। भाभी, आपको क्या हो गया है? मैं कैसे अपने भाई की जान ले सकती हूँ? तुम ले सकती हो, वो चीख कर बोली। कल रात तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की बात की थी, जिस पर तुम बहुत गुस्से में आ गई थी। पूछ लो, पूरे मोहल्ले ने वो लड़ाई सुनी थी। भाभी, आप भी जानती हैं कि मैं क्यों लड़ी थी। भाई मेरी शादी के बदले पैसे लेना चाहते थे। ये कोई आम बात नहीं थी कि मैं चुप रहती। मेरा पूरा अधिकार है कि मैं सवाल करूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था क्योंकि भाभी जिस अंदाज में कह रही थी वो मुझे ही मुजरिम बना रही थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम सवाल करती ना, मगर तुमने मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया? वो मुझे बुरा भला कहने लगी। मैं कभी भाई को देखती, कभी भाभी को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर दुख मनाऊं, अपने भाई की मौत का या खुद पर लगे इस झूठे आरोप का। मैं तो दोनों तरफ से बर्बाद हो चुकी थी। कुछ समझ आया तो मैं भाभी के पास बैठ गई और रोते हुए कहा, भाभी, आप भी मुझ पर आरोप लगा रही हैं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और चीख कर बोली, पुलिस को बुलाओ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी जब बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। किसी ने उनके कहने से पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। सायरन सुनते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। छुपने की भी कोई जगह नहीं थी और मैं जानती थी कि सभी मुझ पर आरोप लगाएंगे और इस आरोप को सच साबित करने के लिए हर कोशिश करेंगे। कुछ ही पलों में पुलिस घर के अंदर आ चुकी थी। उन्होंने सब लोगों को पीछे हटाया और घटना की जगह पर पट्टियां लगाना शुरू कर दी। भाभी पुलिस को देखकर पहले से ज़्यादा चीख चीख कर रोने लगी, जिसके कारण तुरंत मुझे हिरासत में ले लिया गया। मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही बयान करती रही। लेडी कांस्टेबल सख्ती से बोली, देखो, जो भी बात तुम यहाँ करोगी वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा यही है कि तुम चुप रहो और कोई वकील ढूंढो। मगर मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मैंने बेबसी से कहा, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा दी और भाई की लाश की फ़ोटो खींचने लगे। भाभी भी तो मार सकती हैं भाई को, उन पर भी शक किया जाना चाहिए। जब मुझे अपनी सफाई का कोई रास्ता न दिखाई दिया तो मैंने मजबूरन भाभी का नाम भी लिया। हम यहाँ तुम्हारे आदेशों का पालन करने नहीं आए हैं, समझी? बिल्कुल चुप रहो, जिसे हिरासत में लेना होगा हम खुद ले लेंगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुप हो गई और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मुझे थाने ले जाया गया। थाने में भी मैं यही कहती रही, मैंने भाई को नहीं मारा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया, जहाँ पहले से 3 औरतें थीं। जैसे ही मैं अंदर गई वो लपक कर मेरे पास आई और एक ने पूछा, क्या करके आई हो? मैं रोते हुए बोली, मुझ पर मेरे भाई की मौत का आरोप लगा है। चल, कुछ नहीं होता, एक औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं बौखला गई, क्यों कुछ नहीं होता? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। तब दूसरी औरत मुस्कुराते हुए बोली, मारा है या नहीं, अब ये लोग तुझे ऐसे जाने तो नहीं देंगे। मैं चुप हो गई। तीसरी औरत नरमी से बोली, क्या तुझे किसी पर शक है या तू असली कातिल को जानती है? इस समय मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और एक तरफ होकर दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तीनों औरतों ने मुझे और तंग करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वो भी वहीं बैठ गईं। जैसे ही मैं अकेली बैठी, भाई की मौत का दुख मुझ पर हावी हो गया। पहले आंसू निकले, फिर चीखें। मैं एक कोने में बैठकर रोती चीखती रही।
मेरा भाई मर चुका था और ये बात मुझे उसकी लाश देखकर नहीं बल्कि थाने की कोठरी में बैठकर महसूस हो रही थी। उस समय यही बात दिमाग में गूंज रही थी कि मैंने भाई को नहीं मारा। अकेलापन मिला तो दुख चीखों में बदल गया। जैसे जैसे मेरा रोना बढ़ता गया, मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। तभी लेडी कांस्टेबल आई और सख्ती से बोली, ये तेरा घर नहीं है जहाँ बैठकर चीख रही है, चुप हो जा, पूरे थाने को सर पर उठा रखा है। मैं चीख कर बोली, भाई मरा है मेरा। मरा नहीं है, तूने मारा है, और अब ये ड्रामे मत कर। वो गुस्से से बोलकर चली गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। मैंने दुपट्टे का पल्लू मुंह में रखा और चीखें मारकर रोना शुरू कर दिया ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। काफ़ी देर तक रोने के बाद मैंने ढाल होकर बैठ गई। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मेरा हाल पूछने कोई नहीं आया। लग रहा था जैसे सदियों से इस कोठरी में बंद हूँ। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा था। तीसरे दिन शाम को लेडी कांस्टेबल मुझे किसी से मिलवाने ले गई। मैं चुपचाप उसके साथ चली गई। सामने भाभी सफ़ेद साड़ी में लिपटी बैठी थीं। उन्हें देखकर मैं जल्दी से बोली, भाभी, क्या आपको विश्वास आ गया कि मैंने भाई को नहीं मारा? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीनाक्षी, मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम पर? तुम्ही से तुम्हारे भाई की लड़ाई हुई थी और अगले दिन वो तुम्हारी विदाई करने वाले थे, लेकिन उसी दिन वो जान से चले गए। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो गई क्योंकि जानती थी जितना भी समझाने की कोशिश करूं वो नहीं मानेंगी। मैं कोशिश करके ये केस हटवा सकती हूँ, मगर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। क्या करना होगा? मैंने बेदिली से पूछा, क्योंकि अब किसी से कोई उम्मीद बाकी न रही थी। मीनाक्षी, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। अगर तुम उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो मैं अपने पति का खून तुम्हें माफ़ कर दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। उनका भाई वो जन्म से अपाहिज था, जिसके मुंह से राल टपकती रहती थी, जो खुद से वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। क्या वह उससे मेरी शादी कराना चाहती थी? ये सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। भाभी, आपने ये सोचा भी कैसे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जब मैंने भाई को मारा ही नहीं तो मैं सज़ा क्यों काटूँ? तुम अंधी हो चुकी हो क्या मीनाक्षी? देख लो, मैं तो तुम्हारा भला ही चाह रही थी। मैं तुम्हारी शादी पिछली तारीखों में दिखाकर कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि तुम भी मानसिक रूप से ठीक नहीं हो। इस तरह बड़ी आसानी से तुम बच जाओगी। अगर मैं तुम्हारी शादी किसी आम इंसान से करती हूँ तो वो ये बात कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर ये शादी अपने भाई के साथ करूँगी तो सभी तुम्हें पागल समझने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। इस तरह तुम अपने भाई के केस से बड़ी आसानी से निकल जाओगी। भाभी, आप ये सब कुछ कहते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कम से कम आपको तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए। दुनिया नहीं करती तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन आपने तो मुझे माँ बनकर पाला है, तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने भाई की जान ले सकती हूँ? वो कंधे उचकाकर बोली, मीनाक्षी, जो कुछ मेरे और मेरे पति के साथ हुआ है उसके बाद मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे क्या पता कि रात के अंधेरे में तुमने उन्हें मारा है या नहीं। अब तो मैं खुद पर भी विश्वास करने से डर रही हूँ। 2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। रविवार की शाम को आऊँगी, तब अपना फैसला मुझे बता देना। तब तक के लिए तुम सोच लो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। पीछे मैं हैरत से उनकी बातों को सोचने लगी। जब कांस्टेबल ने मुझे वहाँ से उठाकर वापस बंद कर दिया, कितनी ही देर मैं ये सब कुछ सोचती रही, जब अचानक मेरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन जब मेरी हालत ख़राब होने लगी तो मैंने अपना दुपट्टा अच्छे से अपने ऊपर लपेट लिया ताकि मुझे ठंड ना लगे। वहाँ बैठी एक औरत जिसका नाम रेखा था मेरे पास आई और पूछा, परेशान लग रही हो, किससे मिलकर आई हो? मैंने उन्हें पूरी बात तो पहले ही बता दी थी। फिर उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी भाभी ने नहीं मारा। तो मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परेशान मत हो, अपने लिए भगवान से मदद मांगो, तुम देखना तुम्हारी परेशानी कैसे हल होती है। आपने भी तो मदद मांगी होगी भगवान से, तो फिर आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? आपको अभी तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं उस समय बिल्कुल बागी हो चुकी थी। हर इंसान में मुझे मायूसी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने ये शब्द बहुत कड़े स्वर में कहे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, लड़की, भगवान के हर काम में कोई राज छुपा होता है। क्या पता मैं यहाँ पर तुम्हारी रिहाई के लिए ही बंद हूँ। मैंने तेज़ी से उस औरत को देखा जो मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उसमें सच में कोई राज छुपा हुआ था। उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमक रही थीं। एक पल के लिए तो मैं उस औरत से डर गई, जिस पर वो हंसकर बोली, अरे पगली, तुम तो डर गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, बस भगवान से मदद मांगो, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, देखना जो अपराधी है वो अपने आप सामने आ जाएगा। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया, लेकिन अभी तक ये न जान पाई कि क्या करूं।
मुझे भगवान से मदद मांगने में भी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी। ये बात मैंने उस औरत को तो नहीं कही, लेकिन चुपचाप अपने घुटनों पर सर टिका कर बैठ गई। वो भी बाकी दोनों औरतों से बातें करने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे ये सब कुछ 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 मुझे समझाने के लिए हो रहा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन यूं ही बीत गया। ना मैंने भगवान से प्रार्थना की, ना ही कुछ और। रविवार का दिन भी ऐसे ही निकल गया। तभी शाम में मेरी भाभी वापस आई और मुझसे जवाब मांगा। कौन सा जवाब? मैंने गंभीरता से पूछा तो वो सपाट स्वर में बोली, क्या तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो, जो तुम्हें इन सब चीज़ों से बचा सकता है? भाभी, जब मैंने ये कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? मैं निर्दोष हूँ और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा। और आपके भाई से शादी करके मैं इस बात पर मोहर तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी कि अपने भाई की हत्या के आरोप से बचने के लिए मैंने ये सब किया है। मीनाक्षी, एक बार फिर सोच लो। मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैंने वकील से भी बात कर ली है। सोच लो। मैं डरूँ तो तब जब मेरा कोई अपराध हो। अगर अपराध के बिना भी मुझे फांसी पर चढ़ना है तो फिर यही मेरी किस्मत है और मुझे ये मंजूर है। दोबारा आप यहाँ मत आइएगा। पता नहीं क्यों वहाँ खड़े खड़े मुझे भाभी से नफरत होने लगी, जैसे इस सब के पीछे भाभी का ही हाथ हो। लेकिन ये सब किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा मीनाक्षी, याद रखना मेरी बात। कुर्सी से खड़े होते हुए वो बड़े कड़े स्वर में बोली। उनका चेहरा लाल हो रहा था और वो वहाँ से चली गई। मगर बजाय परेशान होने के मुझे अपने अंदर एक सुकून सा महसूस होने लगा, जैसे मैंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया हो। मैं निश्चिंत होकर वापस आ गई। तभी मैंने महसूस किया कि रेखा मेरी तरफ देखकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा रही है। तुम्हें क्या हुआ? मेरी बात पर वो नहीं में सिर हिलाकर बोली। कुछ नहीं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। परेशान मत हो। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे अपने अंदर बिजली सी ताकत धड़कती हुई महसूस हुई, जिसे सच में मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो रात मैंने बहुत आराम से सोकर गुजारी। सुबह के समय अचानक एक सपने से मेरी आँख खुली। मेरा भाई मेरे सपने में आया था और बहुत परेशान था। हमारे घर में एक छोटा सा पेड़ था। उसी पेड़ के साथ टेक लगा के रोते हुए कह रहा था, किसी पर विश्वास मत करना, किसी पर भी, मतलब किसी पर भी नहीं। और जो कुछ वो औरत कह रही है वो ठीक कह रही है, तुम उसकी बात मानो। इसके बाद अचानक ही मेरी आँख खुल गई। मैंने बौखलाकर इधर उधर देखा, मगर पूरी कोठरी में ज़रा सा भी कोई शोर नहीं था। तभी मेरी नज़र रेखा पर पड़ी, जो कोने में बैठी हुई थी। उसे देखकर एक पल के लिए तो मैं काफ़ी डर गई। एक तो इतना अजीब सपना, फिर अपने सामने उसे यूं बैठे देखना। वो पूरी तरह से मगन थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर अपने सपने के बारे में सोचने लगी कि मेरा भाई मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो किस औरत की बात कह रहा था? भाभी की तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो भाभी की बात कर रहा था। तभी मेरी नज़र दोबारा रेखा पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा तो मेरे दिमाग में अजीब सा झमाका हुआ। हाँ, मेरा भाई रेखा की ही बात कर रहा था। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। जो ये औरत कहे मुझे वो ही करना चाहिए। ये बात सोचते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं काफ़ी घबरा गई। तभी रेखा मेरे पास आई और मुझे पानी पिलाने लगी। मुझे मेरा भाई सपने में दिखाई दिया था, मैंने कहा। उसने बगैर कुछ कहे खामोशी से मेरी बात सुनना जारी रखा। वो कह रहा था, किसी पर भी विश्वास न करना। इतना बोलकर मैं चुप हो गई तो वो नरमी से बोली, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जैसे तुम बता रही हो कि तुम्हें इस सारे मामले में जानबूझकर फंसाया गया है, इसलिए तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा, और वो ये भी कह रहा था कि उस औरत की बात पर भरोसा रखो। वो अब भी मुझे देख रही थी। मुझे लगता है वो आपकी बात कर रहा था। अब की बार वो ज़रा सा चौंकी थी। सिर्फ अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा दिल मुझ पर विश्वास करना चाहता है तो ही करना, अगर नहीं करना चाहता तो ज़बरदस्ती मत करना। चलो उठो, शाबाश। जब से तुम आई हो तुमने एक बार भी भगवान को याद नहीं किया है। मैं कितनी ही देर तक भगवान से प्रार्थना करती रही। आज मेरी अदालत में पहली पेशी थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत भी थी। मैं काफ़ी देर यूं ही दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी रही। तभी कांस्टेबल अंदर आई और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने रेखा की ओर देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो, खुद पर विश्वास रखो। जो तुम्हारा दिल कहे सिर्फ वही करना। ये बात सुनकर मैं बहुत हल्की फुल्की हो गई। एक गाड़ी में बिठाकर मुझे अदालत ले जाया गया, जहाँ पहले से ही मेरी भाभी खड़ी थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मेरी भाभी मुकदमा लड़ रही हैं। ये बात मेरे लिए किसी धचके से कम न थी।
ये जानना कि मेरे अपने ही मुझे कटहरे में खड़ा कर चुके हैं। उसी दिन कोर्ट में पुलिस ने मेरा रिमांड मांगा, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मैं लगातार भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन विपक्ष की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह मेरा रिमांड हासिल कर लिया जाए। मैंने आंखों में आंसू भरकर छत की ओर देखकर भगवान को पुकारा, तू ही है जो मुझे सारी परेशानी से निकाल सकता है, क्योंकि सिर्फ तू ही है जो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये बात कहकर मैं एकदम निश्चिंत हो गई। इसके बाद मेरा रिमांड लिया जाता या ना लिया जाता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जज मेरी रिमांड का फैसला करने ही वाला था जब कोर्ट में एक आदमी आया। उस आदमी को देखकर सब चौंक गए, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था। वो अंदर आया, मुझे देखकर आवाज़ दी, मैं इनका वकील हूँ, जो बात करनी है मुझसे की जाए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। जज को अपना परिचय करवाने के बाद उसने वही बात दोहराई कि वो मेरा वकील है। इसके बाद पूरे कमरे में, अदालत में अजीब सी हलचल मच गई। फिर जो उसने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। ना जाने उसने कौन कौन सी दलीलें दी कि जज ने मेरा रिमांड कैंसिल कर दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बस मैं हैरत से उस अजनबी आदमी को देख रही थी, जो शायद मेरे भाई की उम्र का था। इसके बाद पुलिस मुझे वापस ले जाने लगी तो उसने इशारा करके उन्हें रोका और मेरे पास आकर नरमी से बोला, मीनाक्षी, परेशान मत होना, मैं तुमसे जेल में मिलने आऊँगा और तुमसे उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लूँगा। बस कुछ दिन मुश्किल के हैं, उसके बाद आसानी होगी। मगर आप कौन हैं? मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी इन बातों का समय नहीं, जब समय आएगा तब मैं अपना परिचय भी करा दूंगा। अभी तुम आराम से जाओ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद पुलिस ने मुझे वहाँ और देर रुकने की अनुमति ना दी। मैं वापस थाने आ गई तो रेखा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तो बताओ फिर, बच गई? कैंसिल हुआ तुम्हारा रिमांड? मैं जो उसे आज की पूरी घटना बताने के लिए बेताब थी, उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। तो मैं कैसे पता चला? क्या तुमने भेजा था उस वकील को? वो कंधे उचकाकर बोली, ज़रूरी नहीं कि मैं ही तुम्हारी मदद करूं, हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और अंत समय पर वो आदमी वहां पहुंच गया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं उस आदमी को जानती भी नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने लिए एक वकील कर सकूं। तो फिर वो कौन था? रेखा के चेहरे की ओर मैंने बेचैनी से देखा। मीनाक्षी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि परेशान मत होना, जो हो रहा है बस उसे होने देना। अब अपने सवाल डालकर हालात को अपने विरुद्ध मत करो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। मैं खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद बोली, तुम मुझे आम इंसान नहीं लगती। इस पर वो खिलखिलाकर मुस्कुराई और बोली, आम तो तुम भी नहीं हो, तभी तो तुम हमारी ड्यूटी यहाँ लगी है। क्या मतलब? मैंने नासमझी से पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी नहीं समझोगी और अच्छा है, तुम इस ओर ध्यान न दो, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो। उस समय मुझे रेखा से अजीब सा डर महसूस हुआ, पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, जैसे वो हर बात जानती हो। वो मुड़ने लगी तो मैं जल्दी से बोली, तुम जानती हो ना कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा। रेखा ने पलटकर मुझे देखा और नरमी से बोली, जब तुम ये बात कह रही हो तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। इस बात पर वो मुस्कुराकर वापस पलट गई। मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो चुके थे। वो सच में कोई आम इंसान नहीं थी। मैं अपने शक में डूबी थी जब कांस्टेबल मुझे मुलाकात के लिए कमरे में ले गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद भाभी आई होंगी, लेकिन वहाँ तो वही वकील बैठा था जिसने आज मुझे बचाया था। मैं उसे सामने देखकर चौंक गई। बस इतना ही कह सकी, आप यहाँ? जी क्यों, आपको विश्वास नहीं था कि मैं आऊँगा? चले मुझे पूरी घटना के बारे में बताएं, उस रात क्या हुआ था, ताकि मैं केस अच्छी तरह तैयार कर सकूं। मैंने उस रात की पूरी घटना के बारे में वकील को विस्तार से बता दिया। सुनने के बाद वो बोला, क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं था कि वो आपके लिए अच्छा फैसला ले सकता है? मैं चौंक गई। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि आपको क्या लगा था कि वो सच में आपको बेच देगा? हाँ, उस समय तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। भाई बहुत गुस्से में थे, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। क्या वो आपसे नाराज़ थे? क्या आपने कोई ऐसी बात की थी जिससे उन्हें गुस्सा आया हो? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। वो बाहर से आए और तभी बहुत गुस्से में थे। तो आपको क्यों लगा कि वो आपसे नाराज़ हैं? हो सकता है कोई और बात हो, या वो सच में आपके भले के लिए शादी करवा रहे हों। उस वकील के सवालों से मैं सोच में पड़ गई। वो सवाल ही ऐसे कर रहा था, क्या आपको किसी पर शक है जो आपके भाई को मार सकता है? हाँ, अपनी भाभी पर। उस रात उन दोनों की लड़ाई हुई थी। जब आधी रात को मैं बाहर निकली तो वो आंगन में ही लेटी थी। मैंने जो जो कुछ याद था सब कुछ उन्हें बता दिया। वो गौर से मेरी हर बात सुन रहा था।
क्या उसके बाद जेल में कभी आपकी भाभी आपसे मिलने आई? मैंने भाभी से पिछली भेंट की सारी बात उसे बता दी कि कैसे वो अपने पाहिज भाई से मेरी शादी की बात कर रही थी। ये सुनकर वकील के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो फाइल बंद करते हुए बोला, बस आप परेशान न हो, अब ये केस मैं खुद हल करूँगा, आप सिर्फ भगवान पर विश्वास रखें। मैं वापस आई तो रेखा अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं सीधा उसके पास गई और जाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ वो बोली, बस तुम परेशान मत हो ना, इस सारे केस से बड़े आराम से निकल जाओगी और तुम्हें जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे सारे सवाल खत्म हो चुके थे और मैं समझ गई थी कि रेखा को भगवान ने वहाँ सच में मेरे लिए भेजा था। क्या तुम जानती हो मेरे भाई ने किसका कर्जा देना था और उसे किसने मारा है? वो गंभीरता से बोली, मीनाक्षी, समय से पहले जानने की कभी भी कोशिश मत करो। ये सब तुम्हें पता चल जाएगा, मगर ज़रा सा समय लगेगा। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। मैं खामोश हो गई। उसके बाद मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी अगली पेशी पर मेरे वकील ने अपनी पूरी मेहनत से मेरा केस लड़ा और इसी पेशी पर उसने ये बात साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हत्या मेरी भाभी ने की है, क्योंकि मीनाक्षी का भाई उसकी कहीं और शादी करना चाहता था, मगर मीनाक्षी की भाभी अपनी नैन की शादी अपने पाहिज भाई से करवाना चाहती थी। और इसी बात पर इन दोनों में झड़प हो गई तो पत्नी ने अपने पति को ही जान से मार दिया। पेशी से पहले मेरे वकील ने मुझे अच्छे से समझा दिया था कि तुम कोई बात मत करना, बस जो मैं कहूँ उसकी हाँ में हाँ मिलाना। मैंने भाभी को देखा तो उनके चेहरे की रंगत एकदम से उड़ चुकी थी। पता नहीं कैसी कैसी दलीलें देकर 3 पेशियों में ही न सिर्फ मेरा केस ख़त्म हो गया, बल्कि वो केस हम जीत भी चुके थे। और मेरे वकील ने ये भी साबित कर दिया कि सच में मेरे भाई को उनकी पत्नी ने ही मारा था। मैं रिहा हो गई तो मैंने उस वकील का शुक्रिया करने और उसके ऑफिस जाकर उसकी फ़ीस भी पूछने का इरादा किया तो वो मुस्कुरा दिया, बोला, बस फीस यही है कि आप मुझसे शादी कर लें। ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये बात मैंने चौंक कर पूछी तो वो नरमी से मुस्कुराते हुए बोला, मीनाक्षी, मैंने ये बात कोर्ट में नहीं आने दी, मगर अब आपसे और नहीं छुपा सकता, आपके भाई मुझसे ही आपकी शादी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की सोच का पता चल गया था, जो अपने अपाहिज भाई से आपकी शादी करना चाहती थी। वो बहुत गुस्से में मेरे पास आया तो मैंने भी हाँ भर दी। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा। घर पहुंचकर उसने कर्जे का ड्रामा किया ताकि उसकी पत्नी उस पर प्रेशर न डाल सके और पैसों की बात सुनकर मान जाए, मगर उसने फिर एक ख़तरनाक खेल खेला। अपने पति की हत्या करके उसका आरोप तुम पर लगा दिया कि तुम डर जाओ और उसके भाई से शादी कर लो। अब ये सारी बातें तुम्हारे सामने हैं। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे एक पल भी न लगा सोचने के लिए, क्योंकि मैं जान गई थी कि भाग्य में हम दोनों का मिलना ऐसा ही लिखा था। और रेखा भी मुझे मेरे भाग से मिली थी और ढके छुपे शब्दों में इशारे दे चुकी थी। ऊपर से मेरा भाई भी इसी आदमी से मेरी शादी करवाने की इच्छा के लिए दुनिया से चला गया, तो मैं क्यों इनकार करती भला? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।